हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर डी ट्रिपल एस बी स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी में, ठीक है दोस्तों, जो कि पीआरटी और टीजीटी दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अब तक हम दोस्तों 40 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं और आज का हमारा सीरीज रहेगा। आज हम 41 से 60 प्रश्नों पर बात करेंगे, यानी कि आज भी हम 20 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अब तक की जो लास्ट क्लासेस हमने की है 40 प्रश्नों पर बात की है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको एक प्लेलिस्ट बन रखी है आपकी डी ट्रिपल एस टी एग्जाम प्रिपरेशन 2021 करके, उसमें आपको थ्योरी और जो अभी हम क्वेश्चन की सीरीज करा रहे हैं उसमें भी आपको सारी लास्ट वीडियो मिल सकती है। लास्ट की क्लासेस आप देख सकते हैं जाके, ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप उसको लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, एक चीज और बता दें दोस्तों, इसमें हम केवल डिसेबिलिटी के ओर से कवर नहीं कर रहे। जो हमारा डी ट्रिपल एस बी स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी जो 100 नंबर का पेपर आएगा, ये 100 नंबर के जो हमारे एग्जाम है उसमें जितने, क्योंकि पार्ट ए में तो हमारा 100 का है, पार्ट 2 भी हमारा क्या है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 यानी कि सेक्शन बी या पार्ट बी 100 नंबर का है, तो 100 नंबर के आपके जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैं सबको कवर करा रही हूँ। क्योंकि किसी दोस्त का एक मैसेज आया था कि मैम ये किसके लिए है, कितने नंबर आप कवर करा रहे हैं, तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपके 100 नंबर से जितना भी संबंधित आता है आपका उसमें सिलेबस, उस सारे सिलेबस को, जिसमें चाइल्ड पेडागोजी हो गया आपका, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, साइकोलॉजी हो गई, ठीक है, सारा एजुकेशन साइकोलॉजी हो गई, और जो हमारा स्पेशल एजुकेशन है वो सारा तो आपको पूरा ही कवर हो रहा है इन क्वेश्चनों से, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी तैयारी हमारी चल ही रही है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 41 यानी कि 41 में हमारा प्रश्न है, स्प्लेन चार्ट किसने विकसित किया। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं स्प्लेन चार्ट होता क्या है, ठीक है। आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ना दिया हुआ है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में ना दिया हो, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज क्लियर करने के लिए दोनों लिखे हैं। सेलेनियम चार्ट किसने विकसित किया। सेलेनियम चार्ट क्या होता है, आज तक कितने सारे कम्युनिकेशन चार्ट, पिक्चर चार्ट हमने देखे, टीचर देखा, लेकिन सेलेनियम चार्ट कभी हो सकता है हमने ना पढ़ा हो। डीएड में मैंने तो पढ़ा नहीं था सेलेनियम चार्ट क्या होता है। देखिए तो सेलेनियम जो चार्ट होता है वह चार्ट होता है आंख की तीक्ष्णता, जो दृष्टि तीक्ष्णता जिससे हम चेक करते हैं, वह चार्ट क्या होता है, सेलेनियम चार्ट कहते हैं उसको, ठीक है। अब आंख की तीक्ष्णता, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, अगर आप कहीं भी आई टेस्ट कराने जाते हैं, ठीक है, वो एक साइड से एक बोर्ड लगा होता है इस तरीके का, वो चार्ट जो होता है जिसमें क्या है, कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं बहुत सारे, उसमें ABC बहुत सारे उसमें लेटर्स लिखे होते हैं, छोटे बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, जिसमें दृष्टि तीक्ष्णता यानी कि हम एक्यूटी जिसमें मेजरमेंट करते हैं, वह चार्ट हमारा स्नेलिन चार्ट कहलाता है। और ये विकसित किसने किया था, ये किया था दोस्तों हरमन स्लेनिन, ठीक है। क्योंकि इसके नाम से आपको ऑप्शन में दिया हुआ, वहां यहाँ तो मैं एक सटीक को आपको सही उत्तर बता रही हूँ, लेकिन आप एग्जाम में देखेंगे तो बहुत सारे नाम दिए होंगे, हो सकता है आपको स्नेलिन ना दे, हरमन दे दे, इसलिए मैंने इनका पूरा नाम जो है हरमन स्लेनिन है। लेकिन इस चार्ट का नाम स्लेनिन इसलिए पड़ा क्योंकि हरमन स्लेनिन का नाम पूरा स्लेनिन था, तो इन्होंने अपने नाम से इस चार्ट का इन्होंने विकसित किया। इस चार्ट का नाम ही है, इस बोर्ड का नाम क्या रख दिया, स्लेनिन रख दिया। और ये विकसित कब हुआ था दोस्तों, 1862 में, ठीक है, 1862 में इसको विकसित किया गया था हरमन स्लेनिन के द्वारा, ठीक। तो हो सकता है आपका क्वेश्चन आंसर में स्लेनिन ना हो, बाकी तीन ऑप्शन हो, हरमन ना हो, ठीक है, या दोनों ही हो, तो आपका ये क्वेश्चन आप ये नोट कर लीजिए, ये कॉपी और पेन ले लीजिए, ताकि कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, उसको आप नोट करते रहेंगे, ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हरमन स्लेनिन ने सेलेनियम चार्ट को विकसित किया 1862 में, ठीक। उसके बाद हमारा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा 42 क्वेश्चन है हमारा, सीपी की सहायता के लिए सबसे सामान्य चिकित्सा कौन सी होती है, यानी कि सेरेब्रल पॉलिसी, यानी कि जो मस्तिष्क पक्षाघात है, इसकी चिकित्सा, यानी कि वो कह रहे हैं सामान्य चिकित्सा कौन सी है, नॉर्मल। अब बहुत सारी चिकित्साएं हमारी, ठीक है, भौतिक चिकित्सा, व्यवसाय चिकित्सा, ठीक है, या योगा चिकित्सा, बहुत सारे हैं। अब
सेरेब्रल पालिसी के लिए कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट है? तो ज्यादातर हम लोगों ने उसके बारे में सुन ही रखा है और पढ़ते हैं उसके बारे में। सेरेब्रल पालिसी की सहायता के लिए, यानी कि जो प्रमस्तिष्क पश्चाघात में सहायक हो, उसके लिए सबसे सामान्य चिकित्सा कौन सी है? तो सबसे सामान्य चिकित्सा सेरेब्रल पालिसी का क्या हो गया, जिसमें क्या मांसपेशियों का नियंत्रण नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें सुधार लाने के लिए हम क्या करेंगे? शारीरिक चिकित्सा, यानी कि फिजियोथेरेपी, शारीरिक चिकित्सा, ठीक है। शारीरिक चिकित्सा जो क्या है, सबसे सामान्य चिकित्सा और सबसे मुख्य और सबसे अच्छी चिकित्सा भी सेरेब्रल पालिसी के लिए फिजियोथेरेपी दी जाती है। हम देखिए बेसिकली अगर हमारे आसपास जो भी हमारे शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए हम देखिए सेंटर्स में देखते हैं, ठीक है, और हॉस्पिटल्स में भी, और अब तो स्पेशल एजुकेशन क्या इंक्लूसिव स्कूल में भी हम देखते हैं उनको क्या है, फिजियोथेरेपी दी जाती है, ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 43 डेस्केनेटिक सेरेब्रल किसको नष्ट हो जाने के कारण होती है? यानी कि डेस्केनेटिक सेरेब्रल, इसका मतलब है कष्टकारक जो सेरेब्रल है, जो कष्टकारक मस्तिष्कीय किसके नष्ट हो जाने के कारण हो जाती है? तो किसके कारण हो जाती है? अगर ये शब्द आपको लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, कष्टकारक, ठीक है, तो हो जाएगा ये। और वो कह रहे किसके नष्ट हो जाने के कारण होती है? तो बेसल गैंग्लिया के कारण, बेसल गैंग्लिया, ठीक है। और यहाँ इसको अगर हम बोले तो आधार नाड़ी ग्रंथि बोलते हैं इसको, ठीक है। आधार नाड़ी ग्रंथि के नष्ट हो जाने के कारण होती है। आप इसको नोट कर लीजिए कि डेस्केनेटिक सेरेब्रल पालिसी हो जाएगा लिखा हुआ, उसमें आएगा, या डेस्केनेटिक सेरेब्रल ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो किसके नष्ट हो जाने के कारण होती है? जब आधार नाड़ी ग्रंथि नष्ट हो जाती है तब क्या है, या बेसल गैंग्लिया जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसके कारण क्या हो जाती है? डेस्केनेटिक सेरेब्रल। अब डेस्केनेटिक कष्टकारक इसमें क्या होता है दोस्तों? ये एक हमारा एक बैलेंस के लिए होती है, हमें मैसेज भेजने के लिए होती है हमारी मांसपेशियों के अंदर। डेस्केनेटिक एक तरीके से दोस्तों देखा जाए तो ये एक हमारी सेंसरी है, ठीक है, जो नष्ट हो जाने के कारण, किसके? बेसल गैंग्लिया के नष्ट हो जाने के कारण ये समस्या में शरीर में उत्पन्न होती है, ठीक। उसके बाद 44 जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं मांसपेशियों में समन्वय ना होना, यानी कि हमारी मसल्स में कोऑर्डिनेशन ना होना, जिसके अस्थिर गति और लड़खड़ाती चाल शामिल है, यानी कि एबनॉर्मल चाल हो जाती है, उसमें एबनॉर्मल गेट आ जाता है। वह स्थिति कौन सी है? मांसपेशियों में समन्वय ना होना, जिसमें अस्थिर गति क्या स्थिर नहीं, अस्थिर हो जाती है, और लड़खड़ाती चाल भी शामिल है। तो कौन सी स्थिति कहलाती है? वह स्थिति है अटैक्सिया, ठीक। फिर कह रहे हैं दोस्तों 45 हमारा क्वेश्चन है कि कौन से संप्रेक्षण यंत्र ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों की शक्तियों पर आधारित है? यानी कि अगर हम इसमें बात करें, वो पूछना ये चाह रहा है हमसे क्वेश्चन कि कौन से संप्रेक्षण यंत्र, ठीक है, ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों की शक्तियों पर आधारित है। यानी कि किसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए संप्रेक्षण सिखा सकते हैं, या जिन संप्रेक्षण पर ऑटिज्म बच्चों का संप्रेक्षण आधारित है, जिन संप्रेक्षण यंत्रों पर। तो वे यंत्र कौन से हैं, शक्तियां? एक तो है विजुअल शेड्यूल, और दूसरा है आपका चार्ट्स, और एक क्यू कार्ड्स, ठीक है। विजुअल शेड्यूल हो गया, दृश्य समय सारणी हो गई आपकी, और आपके चार्ट्स हो गए इसमें, और क्यू कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये 3 ऐसे संप्रेक्षण यंत्र हैं बच्चों, ऑटिस्टिक बच्चों की शक्तियों पर, या संप्रेक्षण शक्तियों पर आधारित है, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन है दोस्तों 46, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकों में क्या शामिल है? यानी कि जो हमारे श्रवण बाधित, यानी कि हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या है? श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकों में क्या शामिल है? अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सहायक तकनीकों में क्या शामिल किया गया है। एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी आज इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
अब से जो 18 या 19 में जो भी पेपर हुआ था, 19 में हुआ था शायद से, तो उससे पहले भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकों में क्या शामिल है और क्या शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि न्याय तो ये है दोस्तों क्लोज्ड ऑप्शन, क्लोज्ड ऑप्शनिंग। ठीक है, क्लोज्ड ऑप्शनिंग। ठीक है, यानी कि बंद रहना। उसके बाद आपका 47 क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, श्रवण बाधित छात्रों के लिए श्रवण बाधित छात्रों के प्रथम शिक्षक कौन है। यानी कि जो हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं या हेयरिंग इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, उनके सबसे प्रथम शिक्षक कौन रहे होंगे या रहे हैं या रहे थे। ठीक है, तो आपका उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो प्रथम शिक्षक कौन है। प्रथम शिक्षक है दोस्तों हमारे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, प्रथम शिक्षक है हमारे श्रवण बाधित छात्रों के प्रथम शिक्षक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, हो सकता है आपको केवल बेल लिखा हुआ है ऑप्शन में, या ग्राहम लिखा हुआ है या अलेक्जेंडर ही लिखा हुआ है। तो ये पूरा नाम मैं इसलिए आपको लिख के दे रही हूँ क्योंकि ये पूरा आंसर उसमें दिए नहीं रखा है जहां से मैंने आपका क्वेश्चन बनाया है, इसलिए दे रही हूँ। हो सकता है तीनों में से बेल लिखा आ जाए या ग्राहम लिख के आ जाए, या हो सकता है अलेक्जेंडर ही लिख कर आए। ठीक है, तो इसलिए आप नोट कर लीजिए इस चीज को। फिर है आपका क्वेश्चन 48। ठीक है, डेसिबल का लिखने का संकेत तरीका क्या है। यानी कि डेसिबल को अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, या उसका संकेत क्या है। ठीक है, उसका क्लू क्या है दोस्तों, किस तरीके से हम डेसिबल लिख सकते हैं। तो उसका सही तरीका जैसे कुछ तो इस तरीके से आएगा आपका ऑप्शन डीवी। ठीक है, या फिर आएगा आपका इस तरीके से डीवी। तो सबसे सही तरीका है डीवी, डेसिबल लिखने का तरीका। ठीक है, यहाँ पर आप इसको नोट कर ले, डेसिबल लिखने का सही तरीका या संकेत क्या है। ठीक, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 49, स्पर्श विधि किसके लिए अत्यधिक उपयोगी है। स्पर्श विधि यानी कि टच क्यूज जो है किसके लिए उपयोगी है। तो टच क्यूज कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि टच क्यूज कौन यूज करता है, टच क्यूज करते हैं हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ठीक है, तो किसके लिए उपयोगी है ये, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। ठीक, तो दृष्टिबाधित यानी जो विजुअल इम्पेयर्ड हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या उनकी एक ये विधि भी है, अगर हम बात करें तो अत्यधिक उपयोगी किसके लिए, उन्हीं के लिए है, जिसमें क्या है वो टच करके किसी भी चीज को उसका सेंस लगाते हैं या उसको पहचानते हैं। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, पुनः अनुमान लगाने में कौन से दिव्यांग विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। क्योंकि अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों की, बौद्धिक अक्षर सक्षम बच्चों की, तो उनको तो क्या है, समझ की समस्या है। हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चों की तो बहुत ही ज्यादा रहती है, वो इतना अपने सेंस यूज करते हैं क्योंकि केवल क्या है हियरिंग नहीं है उनका, तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देख के परसीव कर लेते हैं, उनका भी नहीं होगा। फिजिकल डिसेबिलिटी वालों की बात करें, हो सकता है जो हमारे शारीरिक रूप से दिव्यांग हो तो मस्तिष्क के रूप से ठीक हो, लेकिन इनको इंक्लूड नहीं करा जाएगा इस क्वेश्चन में। फिर बात आती है दोस्तों पुनः अनुमान। ठीक है, तो वो विद्यार्थी है हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थी। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पुनः अनुमान लगाने में समस्या या कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की संप्रेक्षण प्रणालियां कौन कौन सी हैं। यानी कि किस किस द्वारा वे संप्रेक्षण प्रणाली कर सकते हैं, संप्रेक्षण कर सकते हैं। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की संप्रेक्षण प्रणाली कौन कौन सी है। अगर हम बात करें तो एक तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्लू, जैसे किसे कहेंगे हम, वस्तु संकेत। ठीक है, और उसके बाद अभी हमने ऊपर पढ़ाई है स्पर्श विधि किसके लिए अत्यधिक उपयोगी, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। तो एक तो हमें यहीं से मिल गया आंसर, दूसरा हो गया हमारा स्पर्श। ठीक है, उसके अलावा भी वे शैक्षणिक रूप से सबसे ज्यादा किस विधि का प्रयोग करते हैं, अंगुली वर्तनी। अंगुली वर्तनी जिसे हम कहते हैं फिंगर स्पेलिंग। ठीक है, उसका ज्यादा यूज करते हैं वे। तो ये इनकी संप्रेक्षण की 3 विधियां हैं या 3 प्रणालियां हैं
या ऑब्जेक्ट सिंबल और टेस्ट्यूज और फिंगर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कितने व्यक्ति गति संबंधित दिव्यांगता से ग्रसित हैं। बहुत सारी कई प्रकार की दिव्यांगताएं दोस्तों, तो उन्होंने पूछा है जो 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 में जो जनसंख्या जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में कितने व्यक्ति गति संबंधित दिव्यांगता से ग्रसित है। गति संबंधित से आगे हमारा शारीरिक रूप से, ठीक है, गति तो शारीरिक रूप से, कितने दिव्यांगता या कितने गति रूप से संबंधित है, ठीक है। तो कितने हैं इसमें है 20.3%, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, खोपड़ी और सेरेब्रल अर्धगोलक छोटा होना किस स्थिति को दर्शाता है। ये हमने कब पढ़ा होगा, जब हमने मेडिकल मेंटल रिटार्डेशन पढ़ा होगा आपने, जिसमें किसी बौद्धिक क्षमता के बारे में आपने जाना होगा। उसमें देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा जिसमें सिर का आकार छोटा होना, ठीक है। सेरेब्रल अर्धगोले छोटे होना, यानी कि सेरेब्रल का मतलब है हमारा मस्तिष्क का जो भाग है ये, वह क्या होगा, गोल होगा और क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। आगे से भी छोटा होगा, और ये जो अर्धगोल है ये भी क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा, बहुत छोटा, ठीक है। जिसमें खोपड़ी और सेरेब्रल का अर्धगोले छोटे होना किस स्थिति को दर्शाता है। तो एक तो स्थिति है दोस्तों जिसमें क्या है, खोपड़ी बहुत बड़ी होती है और अर्धगोले भी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और बाकी शरीर क्या है, सामान्य होता है, उससे और शरीर की अपेक्षा सिर बड़ा होता है, ठीक है। उसको हम हाइड्रोसेफेलिस कहते हैं, ठीक है, बड़ा सिर, ठीक है, जल शीर्ष जिसे हिंदी में कहा जाता है। अब ये है खोपड़ी और सेरेब्रल अर्धगोले छोटे होना, तो ये स्थिति है माइक्रोसेफेलिस, माइक्रोसेफेली, ठीक है, जिसे इस कंडीशन को माइक्रोसेफेलिस कहते हैं। हिंदी में भी आपको माइक्रोसेफेली लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश में भी आपको माइक्रोसेफेलिस ही लिख के आएगा, ठीक है। लेकिन उसको हाइड्रोसेफेलिस को तो हम कह सकते हैं जल सीट, जिसमें क्या है, सेरेब्रल फ्लूइड ज्यादा भरा होता है व्यक्ति के सिर में, ठीक है, इसलिए सर क्या होता है, बड़ा हो जाता है उसका। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आईईपी किस नितांत पर आधारित है, यानी कि आईईपी का आधार क्या है, आईईपी क्यों बनाई जाती है, आईईपी का नितांत किस नितांत पर आधारित है, किस पर बेस्ड है, ठीक है। तो वह बेस्ड है दोस्तों विद्यार्थी की आवश्यकता पर, विद्यार्थी की आवश्यकताओं पर। इसमें क्वेश्चन आपका कुछ भी आ सकता है, शैक्षणिक कार्यक्रम पर, लेकिन शैक्षणिक कार्यक्रम पे नहीं होगा आईपी। उसके बाद आ सकता है व्यक्ति की जो बच्चा है, छात्र की दिव्यांगता पर, वही भी नहीं आएगा। शिक्षक की योग्यता पर, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन 4 में से आईपी हम इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चे की आवश्यकता क्षमता के अनुसार हम उसको शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करें या शिक्षा प्रदान करें। तो विद्यार्थी की आवश्यकताओं पर, ठीक है, उसकी जो आवश्यकता है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम उसको बना रहे हैं, जिसमें आईपी है, आईपी यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। और हो सकता है इसकी आपकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ले कि इसका आईपी का विस्तार, तो व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, रमसा का विस्तार। रमसा क्या है, ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन द रमसा, हो सकता है इस तरीके से लिखा हो। अब इसमें आपसे फुल फॉर्म पूछी है रमसा की, तो हो जाएगी आपकी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में कितनी दिव्यांगताओं की बात की गई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितनी दिव्यांगता की बात की गई है, कितनी दिव्यांगताएं को शामिल किया गया है, या आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में कितनी दिव्यांगताओं की बात की गई है, कितनी दिव्यांगता को शामिल किया गया है, इस तरीके से आपका प्रश्न आ जाएगा। या कितनी दिव्यांगताएं हैं या उनके कितने प्रकार हैं, इस तरीके से आपसे कुछ भी क्वेश्चन या पूछ सकते हैं XYZ, ठीक है। तो हम सबको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको बात की है, जो मैंने DSSB स्पेशल एजुकेशन की सेकंड वीडियो जब अपलोड की थी, सेकंड क्लास मैंने आपको जो दिया है, आप इसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं।
है उसमें 21 डिसेबिलिटीज यानी कि 21 दिव्यांगताओं के बारे में बात की गई है, जिसमें थैलेसीमिया, ठीक है, और उसमें स्किल्स जैसी समस्याएं हो गई, और उसमें डायबिटीज का भी बात किया गया है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और उसको डिटेल में देख लीजिए। अगर आप सिलेबस भी उसका चेक करेंगे तो सिलेबस में जो मैंने डिटेल में आपको सिलेबस पार्ट में डिवाइड किया उसमें भी आप देख सकते हैं जाके कि किस प्रकार की कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, किस प्रकार की कौन कौन सी दिव्यांगताएं हैं जिनके बारे में RPWD एक्ट 2016 में बात की गई है। ठीक है, आप उसको डिटेल में भी देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, शिक्षा का एक औपचारिक अभिकरण क्या है, यानी कि शिक्षा का औपचारिक अभिकरण क्या है, आपसे पूछ सकता है। औपचारिक अभिकरण जो शिक्षा का सबसे ज्यादा सार्वभौमिक है या सर्वप्रथम तो कौन सा है दोस्तों? शिक्षा का औपचारिक रूप से अगर हम जब शिक्षा ग्रहण करते हैं या एक प्रणालीगत कार्यक्रम शिक्षा का कार्यक्रम होता है, प्रशासनिक शैक्षणिक कार्यक्रम होता है, तो वह औपचारिक शिक्षा का अभिकरण है हमारा विद्यालय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, BF स्किनर ने किस पर प्रयोग किया। ठीक है, तो अगर जिसने एजुकेशन साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी इसने पढ़ रखी होगी दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम से रिलेटेड है, जितने भी टीचर के एग्जाम आते हैं, ठीक है, उसमें सभी में DSSB की बात नहीं कर रही हूँ, TGT, PRT, PGT, जितने भी हमारे एग्जाम है वो हर उसमें मैंने ये देखा है, क्योंकि मैंने आपकी जो क्वेश्चन है सभी पेपरों का मिक्सअप बनाकर मैंने आपको जो तैयार किया है कंटेंट दोस्तों, उसमें सब में मैंने ये क्वेश्चन आपका देखा है। BF स्किनर या थॉर्नडाइक के बारे में, पियाजे के बारे में, कोलर के बारे में बहुत बात की गई है, और कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपके राइटर्स या साइकोलॉजिस्ट के बारे में बनते ही बनते हैं। तो BF स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है वो पूछ रहे हैं, तो इन्होंने करा है चूहे पर और दूसरा है कबूतर। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, पढ़ने संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है। तो पढ़ने संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है, या यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, पठन विकार लिख के आ जाएगा आपको, संबंधी कुछ या विकलांगता ना हो, दिव्यांगता ना हो, तो पठन विकार क्या है। ठीक है, यह पठन विकार किसको संदर्भित करता है, ठीक है, यह पठन विकार क्या कहलाता है, पठन विकार का नाम क्या है, पठन से संबंधित अक्षमता क्या कहलाती है, इस तरीके से आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो हमने पढ़ी रखा है जो हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी जो है हमारी अधिगम अक्षमता है, तो जिन बच्चों में अधिगम अक्षमता होती है दोस्तों वो कई प्रकार की होती है, जरूरी नहीं है पढ़ने से, यो लिखने से संबंधित होती है, बोलने के संबंधित होती है, ठीक है, सोचने से संबंधित अलग होती है, और एक हमने टाइप इसका अटैक्सिया अभी किया था, तो ये भी क्या है हमारा अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है मांसपेशियों में समन्वय नहीं होता है, अस्थिर गति होती है, लड़खड़ाना भी शामिल होता है, तो ये भी एक अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है दोस्तों। ठीक है, तो पठन ये था हमारा शारीरिक रूप से, जिसमें क्या मांसपेशियां समन्वय नहीं हो रही है, और इन्होंने इसमें पूछा है पठन विकार क्या है या पढ़ने से संबंधित अक्षमता क्या कहलाती है, तो कहलाती है दोस्तों डिस्लेक्सिया। ठीक है, डिस्लेक्सिया। तो ये दोस्तों आपके आज हमने 20 प्रश्नों पर बात की है, और पहले भी हम 40 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं, तो आज तक हमने 3 क्लास में 60 प्रश्न अपने कवर कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं और सबके बारे में बहुत अच्छे से बताया है दोस्तों। अगर इसमें भी आपको कुछ गलत लग रहा है या कुछ पूछना है और आपका कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, बेझिझक होकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, पूछ सकते हैं आपसे, आपका आंसर उसमें मिल जाएगा, या और कोई कंटेंट आपको समझ आ रहा है या कोई भी आपका सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, दोस्तों को शेयर कर दो दोस्तों, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।